नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं से नहीं। आप यदि इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका नंबर बढ़ेगा। आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांत में क्या सब आता है उसे हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा है कि बालक अभिवृद्धि तथा विकास की दशा में अग्रसर होता एक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है। बालक का विकास लंबाई, भार, प्रत्यक्षीकरण, संवेगात्मक नियंत्रण इत्यादि का ज्ञान एक शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है ताकि अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सके। बिल्कुल सही बात है। तो हम देखते हैं कि बाल विकास के जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जिसे हम देखेंगे। अब जो निम्न प्रकार है वो 8 प्रकार हैं। कितने हैं? 8 प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा है आपका विकास क्रम की एक रूपता। चौथा है आपका वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। पांचवा है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। छठा है आपका एकीकरण का सिद्धांत। सातवां है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। आठवां है आपका आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। अब एक एक करके हम सभी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं जितने भी वीडियो आप लोगों को मनोविज्ञान से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, बाल विकास से संबंधित प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखें। इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं आने वाला है। सारी प्रश्न जो हैं वो यहीं से लिया जाएगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, वो सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखें। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दे। यदि आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो मुझसे बाहर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को पूछें। मैं उस प्रश्न का जो निदान होगा वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है इसको जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक रुकने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता के सिद्धांत में कह रहा है कि विकास ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ना रुकने का मतलब आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे कि नहीं रुकने वाली। मां के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मां के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। यदि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको किसी भी प्रकार की घबराहट परीक्षा हॉल में नहीं होगी। दूसरा देखिए, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी
व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। अव्यक्तिकता किसे कहते हैं आप समझते होंगे। सभी व्यक्ति के अंदर जो है वो अलग अलग क्षमता होता है, तो उसी के लिए इन्होंने कहा है किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की विकास की गति जो है वो मंद होती है। तो बिल्कुल सही है। वो तो आपने देखा भी होगा कि जब आप लोग एक क्लास में पढ़ते होंगे तो आपके दोस्त आपसे मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही बताया है और इसका प्रैक्टिकल जो है वो आपके सामने में है। अब यहाँ पर देखिए, गेल्सन महोदय के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते। ये जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये तो इनका कहना है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम जो है वो समान होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह से सबका अपना अपना मत है। तो आगे हम तीसरा देखते हैं, विकास क्रम की एक रूपता। अब ये क्या कहता है कि यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की कह रहा है कि प्रारंभ मतलब सिर से ही प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही है। आगे है आपका चौथा कि वृद्धि एक विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। वृद्धि एवं विकास की गति का दर जो है वो एक समान नहीं होता। बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है आपका विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत जो है वो विकास की प्रक्रियाएं चलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू में वर्षों में यह गति तीव्र होती है। बिल्कुल सही बात है। परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। जैसे 0 से 5 साल तक जब बच्चा जन्म लेता है उसके 5 वर्ष तक। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इन गति में तेजी से वृद्धि होती है। अब किशोरावस्था जो है वो 18 वर्ष से है, परंतु 18 वर्ष तक है, 13 से 18 वर्ष तक। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। अब पांचवा जो है आपका, पांचवा है कि परस्पर संबंध। अब परस्पर संबंध के बारे में भी हम जान लेते हैं। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिस बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। छठा है आपका कि एकीकरण का सिद्धांत। छठा क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। अब यहां पर देखिए, एकीकरण का जो सिद्धांत है वह कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना भी सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना
सीखता है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग, एकीकरण अलग अलग। सातवां है आपका विकास का मतलब विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, इसके बाद ही वह अच्छी तरह क्या करता है, बिना सहारे के खड़ा होना और चलना भी सीख जाता है। ये कौन से में आता है, विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत। आठवां जो है आपका आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है आंशिक पुनर्वलन, इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछ देता है। पुनर्वलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, चूंकि पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है। अब हम नौवां देखते हैं कि नौवां में क्या कहता है। नौवां भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता मतलब चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग जो हैं वो अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया उसकी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है, जो उसे आसान लगेगा उसी शब्द को सबसे पहले वह सीखेगा। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को पापा कहकर संबोधित करना सीखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 9 बिंदु हमने आपके सामने रखा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन 9 बिंदुओं को समझ लिया होगा। यदि नहीं भी समझा होगा तो मुझे लगता है कि आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। आगे जो है वो है आपका बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व के बारे में हम जानते हैं। पहला है कि बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्ययन में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे जो है वो कहता है दूसरा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है आपका बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। चौथा है आपका वृद्धि और विकास के सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। कह रहे हैं कि
इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। किस बात पर ध्यान देने के लिए? कि अलग अलग समूहों में जो विकास होता है उस बात पर। पांचवा है आपका, किस अवस्था विशेष में विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए? इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है। कौन? तो अध्यापक। तथा फिर उनकी शिक्षा एक समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप से ढालने का प्रयत्न कर सकता है। तो हमने अभी जाना कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, जो अध्यापकों के लिए बहुत ही जरूरी है और आगे आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। अब देखिए, आगे जो हम टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे उसका नाम है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद।